राजीव जी की इकलौती बेटी निखिला रूप और गुणों में अनुपम थी। अक्सर सहेलियां निखिला को देखकर आहें भरकर ताने कसतीं। जाने कौन होगा वो राजकुमार। निखिला शर्माकर मुस्कुरा देती। निखिला के पिता राजीव जी भी अपनी अप्रतिम सुंदर और सुशील बेटी के लिए हर पिता की तरह ही कोई योग्य और सजीला लड़का तलाश रहे थे। आखिरकार उनकी तलाश पूरी हो गई जब वो शोभा व सुरेश जी के बेटे राहुल से मिले। किसी दोस्त ने उन्हें राहुल व उसके परिवार की ऊंची सोच व नेक सकारात्मक विचारों के बारे में बताया था। राजीव जी जब पहली बार ही सुरेश और शोभा जी से मिले, उनकी बातों और विचारों के मुरीद हो गए। सुरेश जी ने साफ साफ शब्दों में हंसकर कह दिया, हमें बस अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए, कोई दान दहेज का टिटिम्मा नहीं चाहिए यहाँ। राजीव जी ने राहुल की सादगी और सौम्य व्यवहार देखा तो दंग रह गए। उन्हें निखिला के लिए बहुत उपयुक्त लगा राहुल। जब राजीव जी उससे पूछा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तो राजीव एकदम से बोल पड़ा, हम लोग जो भी चाहिए अपनी मेहनत से हासिल कर लेते हैं, आप बड़ों का बस आशीर्वाद साथ में होना चाहिए बस। फिर भी बेटी की सुंदरता से निश्चिंत राजीव बोले कि आप लोग एक बार हमारी बेटी को देख लेते तो अच्छा रहता। सुनते ही सुरेश जी ने मना कर दिया कि राजीव जी, हम लोग इस प्रथा के खिलाफ हैं कि पहले लड़की देखो, सेवा सत्कार का लाभ उठाओ, फिर बोल दो कि लड़की हमें पसंद नहीं आई। आपने बिटिया की जो तस्वीरें दी हैं उसी में हम उसको पसंद कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम 1-2 दिन में आपको सबसे बातचीत करके बता देंगे। सुनकर राजीव जी का मन गदगद हो गया। लड़की देखने की बात पर राहुल ने भी यही कहा कि लड़कियां कोई देखने की वस्तु नहीं है। हमारी माँ ने मुझे लड़कियों का सम्मान करना सिखाया है। उन्हें देखकर छोड़ देना या व्यर्थ के 4 सवाल पूछ लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता है। ऊपर से बहुत सी लड़कियां इससे भयभीत हो जाती हैं। मना करने के कारण वो डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम लड़की देखना नहीं चाहते। राजीव जी बहुत खुश हुए कि आजकल ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जो माँ बाप की पसंद को ही स्वीकार कर लें। राजीव जी ने फिर थोड़ा आग्रह जारी रखा तो शोभा जी ने कहा कि आपकी दी हुई फोटो हम अपने रिश्तेदारों को भी दिखा लें, फिर निखिला के बारे में अपनी पक्की राय बनाकर आपको तुरंत सूचित कर देंगे। कुछ दिनों बाद ही जब राजीव जी को शोभा जी की हाँ का संदेश मिला तो उन्होंने तुरंत शादी ठान दी। राजीव जी को राहुल और उसका परिवार पसंद बहुत आ गया था, तो उन्होंने बेटी की शादी करने में देर करना उचित नहीं समझा। जब निखिला और राहुल की शादी हो रही थी, सब लोग आंखें फाड़कर एकटक दूल्हा और दुल्हन पर नजर गड़ाए थे, जैसे आसमान से उतरकर 2 सितारे जमीन पर मिल रहे हों। हालांकि निखिला की चाहत थी कि ससुराल से कोई तो उसे देखने या मिलने आ जाता, जिससे वो बात करके घर परिवार के बारे में या राहुल के बारे में कुछ जान पाती। इस अरेंज मैरिज से वह खुश तो थी और पापा पर उसको पूरा भरोसा था, लेकिन सहेलियों की टीका टिप्पणी उसे चुभती रहती कि इले के कोई तुझे देखने क्यों नहीं आया यार। सुनकर मन ही मन दुखी होती। निखिला मन को समझाती कि मेरी फोटो से ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, ये अच्छी बात है। फिर रही सही कसर, फेरे के वक्त राहुल को देखकर पूरी हो गई। ससुराल में कदम रखते ही संस्कारी बहू की तरह निखिला रसोई से लेकर सबकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करने लगी। सभी रिश्तेदारों और खासकर सासू माँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती। सबके चेहरे और मनोभावों का अनुमान लगाती रहती। लेकिन निखिला की सास शोभा जी एक नंबर की मंझी हुई महिला थीं। कभी दिल की बात मुंह पर ना लाती थीं, न उनके चेहरे से पता चल पाता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। शायद वह भी निखिला की तरह ही उसका मन पढ़ने की कोशिश कर रही हों। राहुल भी माँ की तरह ही सौम्य और संस्कारी था। निखिला को बहुत सम्मान देता और स्पेस भी। शादी के 4 दिन बाद चौथ लेकर निखिला के पिता राजीव जी आए तो निखिला बहुत खुश हुई। उसने सोचा पापा के लिए मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, कि तभी देखा कि माँ जी ने खूब सारे व्यंजन नाश्ते में ही बनाकर पेश कर दिए। निखिला बिल्कुल अचकचा गई। इतनी सुबह इतने सारे व्यंजन कब बन गए हैरान थी। कनखियों से कभी सासू माँ और कभी व्यंजनों को देखती रहीं। दरअसल नई नई शादी होने के कारण निखिला और राहुल देर रात तक बातें करते करते कब सो जाते पता नहीं चलता। फिर सुबह उठकर निखिला नहाकर तैयार होने
और साड़ी बांधने की मेहनत मशक्कत में ही लगी रह जाती। निखिला मन ही मन खुद को कोस रही थी कि काश आज राहुल की बात मानकर सूट ही पहन लेती तो रसोई में झट से आकर माँ जी की कुछ मदद तो कर पाती। वहीं राजीव जी निखिला को उसके पति और परिवार सहित देखकर खूब खुश हुए। नाश्ते के बाद राजीव जी ने थोड़े संकोच के साथ निखिला के ससुर से कहा, मैंने कुछ पैसे निखिला के शादी के लिए जोड़ रखे थे, जो शादी में खर्च के बाद भी बचे हुए हैं। आप लोगों की सहमति हो तो इन पैसों की मैं निखिला के नाम की एफडी बनवा कर दे दूं। सुनते ही सुरेश और शोभा जी समझाने बुझाने वाले मोड में आकर बैठ गए समधी के पास और सिखाने लग पड़े, जिंदगी के दांव पेंच। अब आप रिटायर होने वाले हैं, पैसे बचाकर रखें, आपकी सेहत और भविष्य के लिए काम आएंगे। शोभा जी ने बहुत संजीदगी से समझाया निखिला के पिता को। सुनकर निखिला बहुत खुश हुई कि मम्मी जी को मेरे परिवार की बहुत चिंता है। खैर अब निखिला सारा दिन सासू माँ के इर्द गिर्द घूमती रहती, या यूं कहें कि उन पर नजर रखती कि वो क्या क्या करती हैं। शोभा जी एक सुबह उठकर रसोई को साफ सुथरा कर, नहाकर भगवान की दिया बाती करके ससुर जी के लिए चाय नाश्ता लगा देती थीं। ये सब वो सुबह 7 बजे तक कर देती थीं। फिर जब निखिला और राहुल उठते तब तक वह जूस की तैयारी कर चुकी होती थीं। निखिला भी रसोई में उनकी कुछ कुछ मदद करती रहती, पर जब तक राहुल रहता शोभा जी निखिला को ज्यादा काम करने नहीं देती थीं। उसे पुचकार कर कहती, दे तुम कमरे में जाओ, देखो राहुल को कुछ चाहिए होगा। राहुल के ऑफिस जाने के बाद शोभा जी निखिला को किसी काम के लिए नहीं मन्ना नहीं करती थीं। अगले दिन राहुल लेट से घर आया तो शोभा जी ने तुरंत निखिला को उसे फोन करने के लिए कहा। वह हैरान थी, मन में सोचा, ये खुद क्यों नहीं पूछ रही हैं? हमारी नई शादी है, इतनी जल्दी किस हक से मैं उनसे सवाल जवाब करूं? निखिला के फोन करके पूछने पर राहुल ने बताया कि ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग थी जिससे लेट हो गया। राहुल ने फोन रखते समय सारी कहा तो निखिला अंदर से पिघल सी गई कि बेचारा मुझे क्यों साइनरी बोल रहा। अगला दिन इतवार का आ गया। निखिला उठी और झटपट तैयार होकर रसोई में भागी। देखा नाश्ता सब बन चुका और खाने की तैयारी भी आधा से ज्यादा हो गई है। निखिला ने संकोच करते हुए पूछा, माँ जी आज कुछ खास है? आपने अभी सब कुछ क्यों बना दिया? शोभा जी दुलार कर बोली, हाँ मेरी बहू का ससुराल में पहला रविवार है तो तुम और राहुल बाहर घूमने जाओगे, शाम को पिक्चर देखने या जो भी मन हो वो करके आना। निखिला कुछ समझ पाती, इसके पहले ही शोभा जी बोली, अभी जाओ और राहुल को कह दो तुरंत तैयार हो जाए, नाश्ता लग गया है। निखिला परेशान होती, माँ जी राहुल को सारे आदेश मुझी से क्यों दिलवाती हैं? उसे संकोच होता कि राहुल इतने अच्छे हैं, मैंने कुछ करने के लिए कैसे कहूं? इधर राहुल निखिला को अपने ऊपर हक जताता देखकर खुश होता, मन में सोचता कि शायद अर्धांगिनी ऐसी ही होती हैं। शोभा जी के प्रयास से महीने भर के अंदर ही निखिला और राहुल बहुत घुल मिल गए। अब तो राहुल ऑफिस जाकर भी निखिला से 1-2 बार फोन पर जरूर बातें करता। निखिला भी बहुत खुश थी कि मां जी उसे राहुल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहने देती हैं। एक दिन निखिला ने देखा कि शोभा जी अपने बाल बना रही हैं। उनके बाल आधे काले आधे सफेद हो चुके थे। घर के कामकाज और दुनिया भर के खोज खबर रखने के कारण शोभा जी को अपना ख्याल रखने का समय कम मिल पाता था। निखिला ने सोचा, आज मुझे मौका मिला है तो क्यों न माँ जी के बाल बना दूं। और वह झटपट कंघी लेकर हक से सासू माँ के बालों में कंघी करने लगी। निखिला ने शोभा जी के बालों में हल्के हाथों से तेल मालिश करके धीरे धीरे कंघी की कुछ कुछ बाल लेकर सुलझाकर बालों को गूंथकर चोटी बना दी। उनका सिर हल्का हो गया और वो खुश होकर निखिला को सदा सुहागिन रहने के आशीष देने लगी। निखिला ने सोचा, आज अच्छा मौका है, क्यों ना मम्मी जी के मन की बात पूछें। उसने संकोच से थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी आप हर काम बहुत सोच समझकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती हैं। फिर अपने घर के लिए बहू चुनने की बारी आई तो आपने बिना देखे ही मुझे पसंद कर लिया। सुनते ही शोभा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। निखिला को पुचकारते हुए बोली, अरे मेरी बहुरिया, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने नहीं आई? निखिला ने हैरानी से मन महसूस कर कहा, मैं खुद जानती हूं ना कि मुझे मिलने या देखने कोई भी नहीं आया था। फिर हंसकर शोभा जी बोली, वो तुम्हारा भ्रम है,
हम तुम्हें देखने भी गए थे और आशीर्वाद भी देकर आए थे। सुनकर आश्चर्य से आंखें फाड़कर निखिला बोली, कब? आप कब आए मुझे देखने माँ जी, और कहाँ पर? अरे तुम्हारे घर पर और कहाँ, तुम और तुम्हारी माँ घर पर थे। तभी मैं अपनी एक सहेली को साथ लेकर तुम्हें देखने गई थी, शोभा जी ने भेद खोलते हुए कहा। क्या तुम्हें वो किराएदार औरत याद नहीं जिनको चक्कर आ गया था, जिसके बाद तुमने उन्हें ठंडा पानी पीने को दिया और मीठा खिलाया था? निखिला ने दिमाग पर जोर दिया तो पूरा वाकया याद आ गया। एक दिन जब वो बालकनी में बैठी मेजपोश पर गुलाब की कढ़ाई कर रही थी, तभी घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया था। उसने झट निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। दूसरी महिला शोर मचाकर मदद के लिए पुकार रही थी। निखिला ने देखा तो जाने क्या मन में आया, उनकी मदद को घर से निकलकर आगे आ गई। उसने उनकी परेशानी पूछी तो महिला ने बताया कि ये मेरी बड़ी बहन है, बीमार है। हमें मकान मालिक मकान खाली करने के लिए कहा है, तो हम इस कॉलोनी में कोई किराए का कमरा ढूंढ रहे हैं। धूप में घूमते घूमते दीदी को चक्कर आ गया है। इतना सुनकर निखिला ने तुरंत सहारा देकर वृद्ध महिला को अपने घर के बरामदे में पड़ी चौकी पर बिठाया, माँ को आवाज लगाकर बुलाई और दौड़कर पीने का ठंडा पानी और कुछ मीठा खाने के लिए भी लेकर आई थी। पानी पीकर जब पहली महिला के शरीर में जान आई तो उसने निखिला को खूब आशीष दिया। उस महिला ने निखिला की माँ से कहा, आप धन्य हैं जो इतनी संस्कारी बेटी को जन्म दिया है, भगवान इसको सुंदर वर दें। ये आशीर्वाद निखिला को देकर दोनों औरतें रोकने पर भी नहीं रुकी थीं। आशीष बरसाती हुई वहां से मिनटों में खिसक गई थीं। ये सब याद करके निखिला आश्चर्यचकित होकर बोली, तो क्या वो बेहोश होने वाली महिला आप ही थीं? मुस्कुराते हुए शोभा जी ने कहा, हाँ मेरी पुत्री बहू। पर माँ जी, ऐसी नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? उलाहने के स्वर में निखिला पूछने लगी तो शोभा जी ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें घर के कपड़ों में बिना मेकअप के देखना चाहती थी, इसलिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर अपनी एक सहेली को लेकर गई थी। और हमारे उस छोटे से नाटक से ये पता चल गया कि तुम केवल सुंदर ही नहीं, दिल की साफ और संस्कारी भी हो। सुनते ही निखिला के आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। माँ जी के गले लग गई, मन में बोली, माँ जी आप ग्रेट हो।